देखिए मेरा प्यारा बच्चा, हम लोगों को यहाँ पर आज न्यूमेरिकल के बारे में सीखना है। केमिकल काइनेटिक्स के जो बेसिक जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सारे न्यूमेरिकल्स आज। हाँ। नहीं, अटेंडेंस नहीं है बेटा। आप ध्यान दीजिए। हम लोगों को प्यारा मेरा अच्छा, जितनी भी न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन में जो जो चीजें आप लोगों को पढ़नी है उन्हीं की चलिए प्रैक्टिस करा देता हूँ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। कोई बहुत कठिन चीजें नहीं है, 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम आते हैं मेरा प्यारा बच्चा पहले क्वेश्चन पे। इसमें न्यूमेरिकल भी है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी है, लगभग सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कवर हो जाएंगे। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी को मेनली फोकस करके चला हूँ। एनसीईआरटी के जो इंटेक्स्ट के क्वेश्चन है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, तो मतलब आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं या जो आईएससी बोर्ड के हैं, उनका भी टॉपिक कवर हो जाएगा, काम भर की प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए सबसे पहले ये पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन में है क्या। पहले क्वेश्चन में रिएक्टेंट जो होते हैं, देखो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का, मैं कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करूंगा जिससे ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाए। केवल कैलकुलेशन पार्ट में छोड़ के चलूंगा, बाकी हिसाब आप करिएगा, कैलकुलेशन मैच कराइएगा। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे आप आईएससी बोर्ड में हो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आपके दोनों की बुकों में है। एनसीईआरटी में तो है ही, सीबीएसई वालों में, और आईएससी बोर्ड की भी बुक में है। तो सेम टू सेम आंसर मैच कराइएगा। मैंने सेम टू डिजिट वही क्वेश्चन लिया है जिससे प्रैक्टिस में आ पाए वो। पहले क्वेश्चन में देखो क्या है कि मैं जल्दी जल्दी से एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो किसी को करने की जरूरत नहीं है। घर पे करके प्रैक्टिस करिएगा, तब बताइएगा। बाकी मैं एक सीट और दूंगा अलग से प्रैक्टिस के लिए। यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो, रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है यहां से यहां। कितने मिनट में चेंज हो रहा है? 25 मिनट में चेंज हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पूछ रहा है एवरेज रेट निकालो। अच्छा जी, एवरेज रेट निकालने कह रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी कह रहा है। और किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है? रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कह रहा है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहां पर हम माइनस चेंज ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी, यही फॉर्मूला लगाएंगे। शुरू में पढ़ाया था हमने। तो चूंकि कंसंट्रेशन दिया है रिएक्टेंट का चेंज, तो हम यही वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पर जब वैल्यू रखोगे तो चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो 0.02 में से 0.03 घटा दोगे। जैसे ये घटाओगे डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है? 25। जैसे आप ये वैल्यू इतनी रखोगे तो आपका आंसर मैं जितना चेक कर पा रहा हूं, वो आंसर आपका आएगा लगभग लगभग 4 × 10⁻⁻⁴ जो मैं आंसर मेरे साइड में लिखा हुआ है वो आंसर चेक कर रहा था। तो आपका 4 × 10⁻⁻⁴। अच्छा, आंसर आएगा किसमें? मिनट इनवर्स। अगर जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को तुम मोलैरिटी में ले रखे हो, तो मोलैरिटी मिनट इनवर्स आपका आंसर इसमें आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम मोलैरिटी यूज किए हैं। कई जगह पर जब ये लिखा जाता है तो मोलैरिटी को ही मोल पर लीटर लिखा जाता है, तो उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अच्छा, यहां पे एक क्वेश्चन और है इसी के आगे। देखिए, कभी भी क्वेश्चन आप आधा अधूरा मत छोड़ के जाइएगा, आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से आपके आधे नंबर कब कट जाएंगे आपको भी पता नहीं रहेगा। देखिए, इसमें एक वर्ड लिखा है कि मिनट और सेकंड दोनों में आंसर देना है। तो अगले आंसर में आपको क्या करना है कि ये जो मिनट है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना होगा? सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट करते हो तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 25 × 60 ये आ जाएगा। तो या तो फिर जो आंसर आया है उसको तुम 60 से डिवाइड कर दो। जैसे ऐसा करोगे तो पहला ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो इस तरीके से हो जाएगा। जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि सभी लोग एक पेंसिल और एनसीईआरटी को ओपन करके बैठें। अभी जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो इन टेक्स्ट के हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट खींचते जाइएगा, तब भी काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.1 क्वेश्चन के बाद आते हैं 4.2 क्वेश्चन में। किसी को कोई डाउट हो बताइएगा। 4.2 क्वेश्चन, चलिए सभी लोग पढ़िए एक बार, देखिए 4.2 में क्या दिया गया है। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए, तब तक मैं अटेंडेंस ले लूँ, जिससे बच्चों का एक अटेंडेंस अभी ले लेता हूँ, एक लास्ट में अटेंडेंस ले लूंगा। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ के तैयार होइए। जो बच्चे रेगुलर अपसेंट होते हैं, प्यारा बेटा ध्यान दीजिए कि अपसेंट होने से कोई आपका बेनिफिट नहीं होने वाला। लेक्चर से पढ़ना ही होता तो उतना कंटेंट अलग नहीं, अलग वो होता नहीं है कि आप बैठ के लेक्चर देख के पढ़ पाओगे। तो जो चीज एक शेड्यूल बनता है उस शेड्यूल से पढ़ोगे तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो गायब ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर कह क्या रहा है कि एक रिएक्शन है, सेम वैसा ही कह रहा है। 2A एक रिएक्ट प्रोडक्ट बना रहा है। कह रहा है कंसंट्रेशन जो ए का है वो डिक्रीज हो रहा है यहां से यहां, मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। तुम्हें रेट निकालना है। तो जरा हमको बताओ रेट को एक रिस्पेक्ट में क्या लिखे फॉर्मूला? देखिए किसको पता है?
आर इक्वल टू क्या लिखे, मैं आंसर भी चेक कर रहा हूँ कितने लोगों को तैयार है। -हाफ हाँ बिल्कुल सही, मगर -हाफ यहाँ केवल रेट की बात कर रहा है। देखो नहीं नहीं, यहाँ केवल रेट की बात कर रहा है तो आप पूरा बोलो ना, डी ए डिवाइडेड बाई डी टी या फिर डेल्टा। ठीक है, तो आप चूंकि जो कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड होता है, इस चीज को भूलिएगा नहीं। तो यहाँ पर आपने माइनस का हाफ लगा दिया, चेंज इन कंसंट्रेशन यहाँ पर रख दो। चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल होता है। अब फाइनल माइनस इनिशियल का मतलब 0.4 में से 0.4 घटा दोगे, डिवाइडेड बाई 10। मिनट में दे रखा है। अच्छा सर, क्या मिनट को हम सेकंड में रखें? क्या इस चीज की रिक्वायरमेंट है कि न्यूमेरिकल को हमें मिनट में सेकंड में रखने की जरूरत होगी क्या? वो बेटा कोई खास जरूरत नहीं है। आपका आंसर जो हो जाएगा वो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स में आ जाएगा। और बहुत ज्यादा तुम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते तो यूनिट आपका आंसर क्या जाता, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स में आ जाता। आपको नंबर दोनों पे मिलेंगे। यहाँ कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा हार्ड रूल नहीं है कि हार्ड रूल का मतलब कि आपको जरूरी है कन्वर्ट करो ही तुम उसको सेकंड में। बस यूनिट को प्रॉपर मेंशन कर दोगे तब भी आपको नंबर प्रॉपर मिल जाएंगे। तो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम आप यहाँ पर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हो कि नहीं कन्वर्ट करना चाहते हो। अगर नहीं कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो मोल पर लीटर मिनट इनवर्स में आएगा, और अगर सेकंड में कन्वर्ट कर दोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दो। हाँ बोलो बेटा रोहित। सर हम लोग पता कैसे करेंगे कि इसमें डेल्टा आर बाय डेल्टा टी और इसमें डी टी बाई डी कोई भी ऐसा कोई पता कर ना ना ऐसा कोई पता करने की रोहित जरूरत ही नहीं है। तुम जो चाहो तुम उसमें उस वैल्यू को रख सकते हो। जो चाहो उसमें वैल्यू को रखने का मतलब क्या होता है कि भाई तुम चाहे इंस्टेंटेनियस के हिसाब से करो चाहे तुम एवरेज के हिसाब से करो। पिछले में उसने एवरेज बोला था इसलिए डेल्टा हमने लिखा, उसने कहा था एवरेज रेट निकालो। यहाँ केवल रेट बोला तो तुम चाहे जिसके हिसाब से रिप्रेजेंट करके आंसर निकाल दोगे नंबर मिल जाएगा। बट मैं ये प्रेफरेंस ज्यादा देना चाहता हूं कि आप इंस्टेंटेनियस को ही प्रेफर किया करो, क्योंकि उसके कुछ ड्रॉबैक थे तभी तो इंस्टेंटेनियस ही आया था। तो अगर केवल रेट बोला करे तो आप इंस्टेंटेनियस को प्रेफर किया करो, अदरवाइज किसी में भी कर दोगे तो नंबर नहीं कटेगा। बट अगर एवरेज रेट वो लिख के बोलता है जैसा पिछला क्वेश्चन था, तब तो एवरेज रेट में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं बता दूं, अगर वो बोलता एवरेज रेट पता करो तो हम यहां पर ऐसे लिखते हैं माइनस का डेल्टा ए डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अब सर कहो हम ऐसा लिख के क्या, आंसर तो वही आना है। तो बेटा आधा नंबर वो एग्जामिनर यहीं का उड़ा देगा सीधा। पता चला आधा नंबर इसी जगह पर काट दिया आपका नंबर, आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि वो जानना चाहता है, वो आपका भुकाल नहीं चाहता है कि नहीं हम जो मर्जी है वो करें। वो जिस हिसाब से क्वेश्चन उसने फ्रेम किया, जिस हिसाब से उसने क्वेश्चन बनाया, आपको उस हिसाब से बोलना पड़ेगा आंसर। तो एग्जामिनर अगर एवरेज रेट में चाहता है आंसर तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा रेट को एवरेज रेट में, देन यू पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ओके, तो ये दो क्वेश्चन तो बड़े सिंपल सिंपल थे, बच्चों वाले क्वेश्चन थे, इनको कंप्लीट कर लिया है। देन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, ये सब एक एक नंबर के छोटे छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगना, सेकंडों में कर लोगे। यहां पर पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आप ही लोगों से है, क्या कोई लोग बताना पसंद करेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? डेफिनेशन। सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट। वेरी गुड, सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट। जो एक्चुअल कोएफिशिएंट का सम होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे? अब इस बार मैं आंसर पूछूंगा और जितने बच्चे यहाँ पर हैं वही आज की जो लास्ट अटेंडेंस होगी वही लास्ट अटेंडेंस भेजी जाएगी। हेलो, हाँ क्लास ले रहा हूँ। हाँ कोई प्रॉब्लम बताइए। अब हमने क्या कहा कि जब यहां तक की चीजें समझ में आ गई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है मेरा प्यारा बेटा, कि ये सम ऑफ एक्चुअल कोएफिशिएंट कर दीजिए तो ये आपका हाफ आ जाएगा प्लस 2 आ जाएगा। तो हाफ का जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो आपके कितना निकल के आ गया, 5/2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 5/2 निकल के आ गया। आंसर क्लियर हो गया पूरा। तो आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट अटेंडेंस होगी उसी अटेंडेंस को ही आज भेजा जाएगा, उसी हिसाब से बात किया जाएगा घर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एक्स टू वाई फॉलो सेकंड ऑर्डर रेट काइनेटिक्स। अच्छा ये देखो, इसमें कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया गया, इसमें ऐसा नहीं किया गया कि लिखे वो 2a करके ना, इसमें तुम्हें खुद मालूम करना पड़ेगा कि एक रिएक्शन है जो एक्स टू वाई हो रहा है, ये सेकंड ऑर्डर की है। तो सेकंड ऑर्डर की है तो रेट तुमको लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, एक्स की पावर 2। समझ रहे हो मेरा प्यारा बच्चों? देखिए यहां इस क्वेश्चन की हिंट ये है, क्या है हिंट इस क्वेश्चन की, कि इस क्वेश्चन में उसने वर्ड क्या यूज किया है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। जब उसने वर्ड सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स यूज किया है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब होता है कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, और सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है इसका मतलब ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन की पावर 2 होना पड़ेगा, एक्चुअल कोएफिशिएंट की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी। तो ये तुमको खुद फ्रेम करना पड़ेगा बाय योरसेल्फ। जब तुमने इसको फ्रेम कर लिया देन फर्दर आप आगे क्वेश्चन के लिए जाइए। क्या क्वेश्चन कह रहा है
कि अगर एक्स का कंसंट्रेशन हम 3 गुना कर दें तो रेट क्या होगा, तो आप बता ही ले जाओगे, आप वैसे भी देख लो 3 गुना हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब 9 टाइम्स। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता तब तो सीधे टिक कर देते, लेकिन अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कैसे, न्यू रेट इक्वल टू क्या लिखोगे, के कंसंट्रेशन हो गया है 3 टाइम्स ऐसे लिखोगे, और इसके बाद इसी को रीअरेंज करोगे कैसे, ये आ जाएगा 9x की पावर 2, और इसको फिर फर्दर रीअरेंज कर लीजिए के एक्स की पावर 2। यहां पर ये है पुराना रेट, तो नया रेट देखो पुराने रेट का कितना निकल के आया, 9 टाइम्स निकल के आया। तो इस तरीके से आप प्रॉपर मेंशन करोगे। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट देखिए, किसी को कहीं पे भी डाउट आए तुरंत पूछ सकता है, ऐसा नहीं कोई थियोरेटिकल क्लास ले रहे हैं, कहीं कोई डाउट आए पूछिए, आराम से प्रैक्टिस करें, सीखोगे। क्वेश्चन नंबर 4.5, 4.5 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैव द रेट कांस्टेंट दिस। रेट कांस्टेंट का मतलब ये के की वैल्यू देगी है। जितने भी क्वेश्चन है मुझे होमवर्क चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में भले 2 बच्चा बैठे, मुझे 50 बच्चा बैठाना नहीं क्लास में, मैं केवल 2 ही बच्चा चाहूंगा, लेकिन 2 ही बच्चा पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर होमवर्क नहीं आया तो घुसने नहीं दूंगा क्लास में। तो जितने क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं उसका आंसर ला के प्रैक्टिस करके एक बार जरूर कोशिश करिएगा। ये बाद में हो नहीं पाता अपने आप की, हम प्रैक्टिस कर लेंगे, छूट गया तो छूट गया। यहां पे देखो प्यारा बच्चा, रेट कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स दिया गया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। मतलब कह रहा है 5 ग्राम जो रिएक्टेंट है उसको 3 ग्राम होने के लिए, 5 ग्राम जो रिएक्टेंट है उसको 3 ग्राम होने के लिए कितना टाइम लगेगा। हाउ लॉन्ग का मतलब यहां पर होता है टाइम, वो पूछना क्या चाह रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, तो मतलब वो टी पूछ रहे हैं। चलिए अच्छा, अब क्वेश्चन तुम ध्यान दो, क्वेश्चन में तुम देख रहे हो कि पहले तो वो मेंशन कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है, बात नंबर 1, हिंट नंबर 1। हिंट नंबर 2, रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन चल रहा है यहाँ, क्योंकि रेट कांस्टेंट दिया है, कंसंट्रेशन इतने से कितना हो जाएगा एंड सो ऑन ऐसे करके। तो क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या होता था मेरा प्यारा बच्चा, रेट कांस्टेंट इक्वल टू 2.303, फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिवाइडेड बाई टी लॉग। क्या होता था बेटा बताइए कोई लोग, लॉग, मैं पूछूं, बताओ आपसे यादव, क्या होता था आगे फॉर्मूला, जी तब से अफान, वाह, ना ना बेटा वाह, तुम लोगों को तो हाँ, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, एक अभी आपकी वाइवा क्लास भी लगाई जाएगी, चिंता मत करो, तुम लोगों को बहुत होगी मस्ती। अब एक वाइवा क्लास लगाएगी जिसमें केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वाइवा क्लास ऐसे नहीं लगाएंगे जैसे एग्जाम नहीं होता था तुम्हारा एमओटी, बगल में पेरेंट्स बैठा देंगे, कहेंगे पेरेंट्स बैठे और तब वाइवा क्लास लेंगे। बहुत हो गया तुम्हारा, कम से कम फॉर्मूला तो रटवा ही दें, उसमें शुरू से लेकर आखिरी तक सारे फॉर्मूले, एक एक नंबर के क्वेश्चन, नॉर्मल वाइवा जैसे होता है, मैं इसको अरेंज करवाऊंगा एक जरूर इस बार। अब यहाँ पे 2.303 रख दिया, टाइम पूछा गया है, टी पूछा गया है, रख दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू, वो कितनी दी गई है 1.15 इंटू 10⁻³ दिया गया है। ओके जी, देख लो जरा, ये देखो जहां जहां पे ध्यान देना होता है मैं सारी चीज मेंशन कर रहा हूं। यहां देखो सेकंड इनवर्स है ना, टाइम सेकंड इनवर्स में है, तो रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट अगर सेकंड इनवर्स में है तो टाइम जो आपका निकलेगा वो किस में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा। इस बात का भी ख्याल रखो, पता चला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम सेकंड में चल रहा हो और यहाँ मिनट इनवर्स हो तो उसको सेकंड में रखना पड़ेगा। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट से चेक कर लो कि वो सेकंड इनवर्स वाला है कि मिनट इनवर्स वाला है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आपका टाइम निकल के आया करेगा। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन रख दिया, इनिशियल कंसंट्रेशन 5 है, फाइनल कंसंट्रेशन 3 है। अब कई बच्चों को लगेगा सर ये कैसे सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो क्या आ जाएगा, log 5 माइनस log 3। आपको या तो इन दोनों की वैल्यू बोर्ड में दी होंगी, या तो मैं log की एक अलग से क्लास ले लूंगा, उसमें log निकालना बता दूंगा कैसे निकाला जाता है log, ठीक, या मैं एक कॉमन लेक्चर अलग से बना के आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। बाकी आप उसके लिए निश्चिंत रहिए कि बोर्ड में आपको इनकी वैल्यू दे रखी होती है। वैल्यू 2 तरीके से दी होंगी, या तो आपको log 5 और log 3 दोनों की वैल्यू दी होंगी। अगर ऐसा नहीं दिया होता है तो उसको जब डिवाइड करो तुम, तो डिवाइड करने पे देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 पॉइंट लगभग 6। तो यहाँ पर log 1.6 की वैल्यू माना दे रखी होगी उसमें बोर्ड में, तो आप ये वैल्यू यहाँ पर रखिएगा, पूरा सॉल्व करिएगा, टाइम निकालिएगा, जैसे टाइम निकलेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं सारे क्वेश्चन का लगभग 80% हिस्सा सॉल्व कर दे रहा हूं, केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट छोड़ूंगा। किसी को कहीं पे भी डाउट हो वो आराम से हमसे पूछ सकता है, लेकिन बेटा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा ही। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, देन फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं, देखिएगा, मुझे नहीं लगता कोई खास प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन कह रहा है टाइम रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज कर रहे हैं SOCl2 टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। ना बोला होता तब भी हम जान जाते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज्यादातर फर्स्ट ऑर्डर की होती हैं, खासकर इस तरीके की जो आपके सिलेबस में है। वैसे तो यहां पर कह रहा है कि आधा डिकम्पोज होने में 60 मिनट लगता है। तो किसी को पता है कि 60 मिनट क्या चीज दे रखा है, टाइम दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है। वेरी गुड। टी हाफ क्या दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है। कह रहा है कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट के निकालना है। अब जरा मैं जिससे पूछूं, बताओ बेटा सृष्टि यादव या सलोनी शर्मा कि रेट कांस्टेंट और टी हाफ के बीच में रिलेशन क्या होता है, भागना नहीं तुरंत, फर्स्ट ऑर्डर के केस में टी हाफ और रेट कांस्टेंट के बीच में। बुक तो खोल लो, कोई बात नहीं, बुक से खोल के बताओ, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कैसे इसी बहाने याद तो करोगे। बुक खोल लो, आराम से बुक खोलो। आधे बच्चों को नहीं याद है हमको सब पता है, तो या तो तुम भागो, इससे अच्छा भागने ही ना दे। बुक खोल के ही बताओ, कम से कम एक बार देख तो लो, ऐसी कुछ सिलेबस में तुम्हारे है, ऐसा कुछ चिलबुलवा बना हुआ है तुम्हारी किताबों में। तुम लोग तो जिंदगी में पहली बार किताब खोलते हो, एहसान लाते हो ना सबसे ऊपर, हमारे ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर, सबके ऊपर। देख के बताइए भैया, फॉर्मूला बताइए। ये तो पता है कौन सा चैप्टर में है सब लोग। initial concentration upon 2 into half time. वाह बेटा वाह। अगर तुम्हारे जैसे बच्चे हो तो जरूरी नहीं कि 2-3 दिन में ये तुम्हारे जसवाल सर लटक जाए, फांसी लगा लें। जिस हिसाब से तुम उन्हें आंसर दे रहे हो, हम कह रहे हैं रेट कांस्टेंट और टी हाफ के बीच में रिलेशन, तुम बता रहे हो वाला फॉर्मूला। हाँ T half is equal to 0.693 by K. हाँ, तो K इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ या वाइस वर्सा। भैया पहचानना तो सीखो, फॉर्मूला कहाँ क्या लगेगा वो फॉर्मूला डिसाइड कर लो। ये एक रिलेशन होता था। अब इस रिलेशन में तो देखो कह रहा है कि आधा होने में इतना टाइम लगेगा, मतलब ये क्या दे रखा है, ये टी हाफ दे रखा है। आधा होने में इतना टाइम लगेगा तो ये टी हाफ दे रखा है। क्या रह गया क्वेश्चन में, टी हाफ की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, रेट कांस्टेंट निकल के आ गया सीधे। मतलब इससे आसान भी क्वेश्चन मिलेगा क्या। और पता चला ये भी क्वेश्चन ना कर पाओ तुम, फॉर्मूला ना याद हो तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कैमरा ऑन करिए सबसे पहले, कैमरा तो ऑन होना बनता है आज। चलो सब ये कैमरा ऑन करो, देखे तो फेशियल एक्सप्रेशन तो पता चले कि फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, कि किताबों से देख के बता रहे हो कि एक फॉर्मूले में हवाई उड़ जाते हैं बिना। बट हम अभी तुरंत रिमूव करना चालू कर रहे हैं। या तो मुझे मैसेज करिए जिसका साथ टेक्निकल इशू है, मुझे मालूम है जिसका टेक्निकल इशू है। बाकी सब कैमरा ऑन करिए तुरंत, बिना कैमरा ऑन के क्लास, कोई बहुत बड़ी क्लास नहीं ले रहे हैं जिससे ब्लर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आर्यमान जी, बेटा आर्यमान हमारे टाइम में एक सीरियल आता था शक्तिमान के साथ साथ, तो तुमको वही आर्यमान बना देंगे। सर नेटवर्क इशू है। ओके सलोनी, मुस्कान, अभी लोग कैमरा ऑन करो। कनिष्क, अफान, वो कहाँ गया एक लड़का। हाँ पलक नेटवर्क इशू, इश्ता नेटवर्क इशू, चलो क्या नेटवर्क इशू है, वेरी गुड। अथर सिंह कैमरा ऑन करो। अच्छा अच्छा, हम देख नहीं पा रहे थे, तुम नीचे चले गए थे। चलिए अभी मैं अटेंडर एक फोटो खींच लेता हूँ जितने बच्चे हैं अभी ऑनलाइन, फिर मैं आज सबके घर पे बात कर लूँगा कि भैया इतने लोग कैमरा ऑन किए थे, बाकी सबको नेटवर्क इशू रहता बहुत ज़्यादा। ठीक है, अगर एक और ये दो आए, ये एक आई है कौन, सलोनी, और एक आई कनिष्क। मतलब हमारे बोलते ही नेटवर्क, मतलब फिर BSNL वाली कंपनी वाले निकाल दें सबको, हम ही रख लें। जब हमारे बोलते ही नेटवर्क सही हो जाता है तो ये सब काहे इतना बड़ा इक्विपमेंट लगा रहे हैं, हमको टावर बैठा दें और हम माइक लेके बोल दिया करें कि बस अभी कैमरा फोन करने जा रहे हैं घर पे, तुरंत नेटवर्क सही हो जाता है तुम लोगों का। अजीब है, नौटंकी बात कर रहे थे। चलो अब ठीक है, फोटो खींचने जा रहे हैं बेटा, देखें अब कौन बढ़ेगा। अरे डराते तब भी बढ़ जाते हैं दो। चलिए अब देख रहे हैं कितने हैं, जितने बच्चे इसमें दिख रहे हैं, अगर एक को गायब हुए, किसी का कैमरा बंद हुआ, ध्यान रखना। चलो अब ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ सामने दिख रहे हो, भागना नहीं। अगर अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मेरा ये क्वेश्चन है इस बार कनिष्क वाजपेयी।
कनिष्क वाजपेयी रेट कांस्टेंट कभी सुना है तूने जिंदगी में? ये सर सुना तो है। हाँ वेरी गुड बेटा, क्या तूने एहसान लादा है, कैसे उतारूंगा। 4-5 साल तो मुझे लग जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा। मैं पाई पाई जोड़ जोड़ के तुम्हारा एहसान उतार दूंगा कि तुमने सुना है। ठीक है, शाबाश बेटा। तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो कुछ अंदाजा है किसी बच्चे को, जितने भी बच्चे हैं? देखे किसको सर पता? इतने तो हुआ। हाँ, एक ही बेचारा आंसर देता है। हमको लगता है कि जैसे ये वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं होते हैं, जो बीजेपी यूपी के वो प्रवक्ता होते हैं, तो वैसे तुम्हारी क्लास के यही प्रवक्ता बना दे हम रोहित को, कि जो जो हमारे साथ कम्युनिकेशन वाला हिस्सा है वो यही किया करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा। रुक जाओ, ये हम सब, ये तो रिकॉर्ड तुम ही ने कहा ना रिकॉर्ड करने के लिए, बहुत अच्छी बात है। ये रिकॉर्ड करूंगा, ये इधर वाली भी स्क्रीन करूंगा रिकॉर्ड, कि इन लोगों का ये ऐसे आंसर आ रहा है, कितने लोगों से मैं पूछ रहा हूँ क्या आंसर आ रहा है, जिससे रिकॉर्ड रहेगा बहुत सही। तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे रेट कांस्टेंट बढ़ेगा। मैंने एक चीज देखो बताई थी कि जब कभी भी तुम्हारे क्वेश्चन एग्जाम में ये आए तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इतना ही मत लिखो, तुम इसका एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन भी लिखो कि कैसे वेरी करता है। तो k इक्वल टू ए की पावर ए की पावर ए ई की पावर ए माइनस आर टी, ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। तो यहां पर ये रिलेशन इसको बोल देता है रेनस इक्वेशन। इसको या तो कई सारे नाम होते थे, इसको हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं हम लोग। कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट होता है, यहाँ पर ई जो होता था वो एक्टिवेशन एनर्जी होता था, आर जो यहाँ पर होता था वो गैस कांस्टेंट होता था, टी यहाँ पर टेम्परेचर होता था। आप इतनी चीज मेंशन कर दो अगर एक नंबर में आए, यही 2 नंबर में आए तो दोनों तरफ लॉग लेके फिर जो पूरा फॉर्मूला बनाया था तुमने, क्या बनाया था, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल टू लॉग, और यहाँ पर आया था ई ए डिवाइडेड बाई 2.303 आर, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में आया था 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अब कई लोग तो पहली बार ये फॉर्मूला देख रहे होंगे, आए ये ऐसा कोई फॉर्मूला होता है क्या? तो ये सब फॉर्मूला बना के डिराइव कर दो, उसी में ग्राफ एक सिखाया था वो ग्राफ बना दो। ठीक है, तो ये चीज आपको करना पड़ेगा 4.7 वाले क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ता हूँ, हिंट समझते चलिए। एक एक क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कैसे लिख मैं समझा रहा हूँ, मुझे उसी फॉर्मेट में होमवर्क चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्लास से ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिए। मैं एक बात बता दूं, मैं होमवर्क देता वैसे भी बहुत कम हूँ, आपने देखा होगा मैं डेली बेसिस पे होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे होमवर्क मिला नहीं तो तुम अभी समझ नहीं रहे हो। जो हमारे बच्चे पुराने हैं जो ऑफलाइन क्लास किए हैं हमसे, उनको अच्छे से मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम है। और हम पे विश्वास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमारी और तुम्हारे पेरेंट्स की मिली भगत हो गई कि सर हमारे बच्चों को कूटने के लिए आ जाइए, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि यहाँ से हम सीतापुर का टिकट कटा लें और हम यहाँ से सीधे अपनी गाड़ी से निकल चले जाएं। भाई बच्चों को मारने को मिलेगा, इससे अच्छा मौका कौन टीचर गंवाना चाहेगा? वो खुशी और वो आनंद बाकी कहीं थोड़ी मिलता है। उसके लिए तो जैसे वो हमारे जैसे मूवी देखने जा रहे हैं वैसे। ठीक, तो इसलिए बेटा सीरियस रहिएगा बिल्कुल। चलो अगले क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन है 4.8। 4.8 में क्या कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन डबल। अच्छा पढ़ो तो नहीं, क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ, हिंट दो, देखिए कौन बता पाता है। क्या करें हम, सॉल्यूशन खोल के मत बताने लगना, इतना तो हमको आइडिया लग जाएगा कि इंसाइट्स बता रहे हो। अरेनेस इक्वेशन दी हुई है कि यूज करें? यहाँ पर ईए दिया है, ईए एक्टिवेशन एनर्जी को कहते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है, और एक्टिवेशन एनर्जी वाला टर्म कहाँ आता है, अरेनेस इक्वेशन में आता है। लेकिन मेन वाला देखो, मैंने ये बात बोली भी थी कि यार के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। आप इस रिलेशन को डायरेक्ट यूज करने से बचो। और वैसे भी ये डायरेक्ट यार यूज का होगा कहाँ, तुम खुद ही देख लो। ये डायरेक्ट यूज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो दिया ही नहीं है। अब यहाँ पर एक बात देखो, एक चीज तो तुम लोगों को अच्छे से पता है, वो क्या पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। इन्होंने कंफ्यूज किया है, क्या कंफ्यूज किया है कि रेट ऑफ रिएक्शन को बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डबल हो जाएगा जब टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ाएंगे। कहां से, इससे। मतलब पहले टेम्परेचर कितना था, T1 पहले कितना था, 298 केल्विन। ओके जी, पहले टेम्परेचर 298 केल्विन था।
अब टेम्परेचर 10 केल्विन बढ़ा दो, तो 10 केल्विन बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा 308 केल्विन। अच्छा ये T1 T2 हो गया। कह रहा है कि पहले जितना रेट था अब रेट उसका डबल हो गया, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि पहले जितना रेट कांस्टेंट था अब रेट कांस्टेंट उसका डबल हो गया, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं। बोला उसने ये है, लेकिन हमारे काम की चीज ये है, समझ रहे हो हिंट? क्योंकि अच्छा ये क्यों काम की चीज है, क्योंकि जब ईए का रिलेशन हम देखते हैं तो ये यूज करेंगे नहीं सर। अब सर ये क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि इसमें जब तक ये अरहेनस फैक्टर या इस कांस्टेंट की वैल्यू ना दी हो तब तक इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। इसकी जरूरत रेयर केस में पड़ती है, और वो भी रिलेट करने वाला। जब ऐसा ही कोई एक्सप्रेशन लिख के दे देता है, जैसे ऐसे 1.3 इंटू 10⁴ इक्वल टू कुछ वैल्यू लिख देगा यहाँ पर, और ई की पावर माइनस ई डिवाइडेड बाई कुछ वैल्यू लिख देगा, फिर कंपेयर करना होता है। जब कंपेयर करना होता है तब हमको ये चीज यूज करना पड़ता है, अदरवाइज न्यूमेरिकल में, केमिस्ट्री में, इस चैप्टर में ये डायरेक्ट नहीं यूज होता है। ठीक है, पहली बात ये दिमाग में याद रखना। जब ये यूज नहीं होता है तो ये निकालने का एक इकलौता तरीका ही केवल बच रहा है। वो क्या बच रहा है, log K2/K1। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है, मैं आज ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक, आधा घंटे मैं जानबूझ के अभी स्लो हो गया हूं, थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट किया हूं। मैं कल बात कर लूंगा सभी घर वालों पे। मैं एक बार बोल रहा था, मैं आपका पर्सनली ये चीज मैं देखूंगा, बहुत हो गया है। मैं ये चीज ध्यान रखिएगा, तैयार करके ही आइएगा, जो लेक्चर ना देखे हूं वो पढ़ के आइएगा, सारे फॉर्मूला याद करके आइएगा। फिलहाल आज मैं जितने मैक्सिमम हो सकते उतने कवर करूंगा। तो log K2/K1 फॉर्मूला क्या होता था, EA डिवाइडेड बाई 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। हाँ बोलो, अब सिखा दो। अब रेट कांस्टेंट देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, डबल हो जा रहा था, तो फाइनल वाला डबल हो गया, पहले K था। EA निकालना था 2.303 R की वैल्यू किसी याद है कितनी होती है यहाँ पे, R की वैल्यू कितनी? 8.314। हाँ 8.314। अच्छा ये चीज पे ध्यान बता दूं मैं, ये इसलिए होता है क्योंकि जूल पर मोल पर केल्विन। तो जूल पर मोल पर केल्विन का मतलब ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी जो निकलेगी उसका आंसर जूल में आएगा। ये बता क्यों रहे हो सर, ये इसलिए बता रहे हैं क्या पता ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आंसर किलो जूल में हो। तो यहाँ पे जो तुम आंसर निकालोगे अभी डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के 298 T1 रख दिया, यहाँ पर रख दिया 308, एलसीएम लेके सॉल्व किया, तो ये किस में आएगा, जूल में आएगा। क्यों जूल में आएगा, क्योंकि तुमने आर की वैल्यू जूल में रखी है। देखो आर की वैल्यू जूल पर मोल पर केल्विन में इतनी होती है। तो पता चला कोई क्वेश्चन ऐसा था जिसमें किलो जूल में ऑप्शन दे रखे होते, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता। ये छोटी छोटी बातें हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि 100 में 100 लाना केमिस्ट्री में। केवल केमिस्ट्री में 100 में 100 केवल वो लोग नहीं ला पाते हैं जो या तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और होते नहीं है, या तो वो ध्यान नहीं देते हैं, या दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में उनको लगता है कि नहीं दूसरा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आप ध्यान रखो, आप आराम से कवर अप कर ले जाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई डाउट नहीं है। जिसका कोई भी डाउट हो आप लोगों का एक बार डिस्कस करिए, बताइए क्या डाउट है। सर इसमें log K कैसे निकलेगा, तो K के कट जाएगा। तो log 2 की वैल्यू याद रखो 0.3010। देखो log निकालना तो मैं बताऊंगा, कुछ वैल्यू याद रखो। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, log 3 की वैल्यू जो होती है वो 0.414 शायद होती है कुछ। तो ये 2-3 वैल्यू तो ये याद रखो, ये तो तुम्हें डायरेक्ट याद रखना है, शायद वो देना रखा हो, उसको सीधे लर्न करना है। हाँ आह 3 वैल्यू लिखी है, हम चार्ट बना के दे दें। 5 किलोमीटर का हम बेटा वो पेपर निकालेंगे, उसमें चार्ट बना के लिख दें। कह रहा हूँ कि खाली यही 1-2 वैल्यू होती है बस, कह रहा चार्ट बना के दे दो उनको। हम बेटा यहाँ से भी तुमको 5 किलोमीटर का पेपर निकालेंगे, बना के दे देंगे। अरे गधे खाली कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं ना। ISC बोर्ड तो चिंता ना करो, उनको तो कैलकुलेटर यूज करना है खाली, ठीक। और उसमें से भी आधे बच्चे तो कैलकुलेटर कभी यूज नहीं किए होंगे। देखो एक ऐसा कैलकुलेटर जैसा होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा देखे होगे। और वो भी किस लिए कैलकुलेटर लेते हैं, उनको कैलकुलेशन नहीं करना होता है, वो पेंसिल से पीछे लिखते हैं छोटा छोटा, और जब धूप में ऐसे तिरछा करते हैं तो साइन करता है, और ऐसे टीचर जान भी नहीं पाता है कि हाँ नकल है। तो ISC बोर्ड वाले लेके सब कैलकुलेटर जाएंगे एग्जाम में, ऐसे जाएंगे जैसे सारे न्यूमेरिकल यही करके आएंगे, बाकी दुनिया में कोई न्यूमेरिकल नहीं करेगा। उसमें आराम से पीछे लिखेंगे छुटकू छुटकू सा कि हाँ सब लिख डालो, बस यही एक रोल है। चलो अच्छा बता रहा हूँ, कैलकुलेटर उठाना तो उसमें लॉग दिखेगा। लॉग 2 तरीके के दिखेंगे, एक पूरा LOG लिखा होगा और एक LN लिखा होगा। LN का मतलब होता है बेस C, और log बेस 10 का मतलब तुम जानते हो, तुम्हें log 10 यूज करना है। log ले लेना,
ब्रैकेट आ जाएगा, अपने आप वैल्यू रखो, इक्वल का बटन दबा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं रखना है। अच्छा, अब आधे बच्चे कहीं सर पावर और कैसे रखेंगे, अब ये ना रखने लग जाना, तुम लोगों को मुझे भरोसा नहीं कोई भी चीज का। चलो बताता हूँ। अब ये आ गया log 8.31, सॉरी मैं ऐसे लिख देना, log 83.124 इंटू 10⁻⁻6 ऐसे आया। ठीक, अब आधे बच्चे ने कहा, सबने तो कहा था log की वैल्यू रखेंगे, अब यही वैल्यू रखने लग जाओ। कोशिश ये मत करो ये वैल्यू रखने की मत कोशिश क्या करो, क्योंकि एरर होने के भी चांस है, और ये रखो भी मत, रिप्रेजेंट करना सीखो। आप इसमें log की प्रॉपर्टी लगाया करो। क्या? log x इंटू वाई बराबर क्या होता है? log x प्लस वाई होता है, log x प्लस log y। तो इसको तोड़ दिया तुमने, log 83.124 प्लस log 10⁻⁻6। -6 कहाँ आ गया? आगे। ये तो यार प्रॉपर्टी छोटी बच्चों वाली प्रॉपर्टी थोड़ी बताने जा रहा हूं, ये log की प्रॉपर्टी है, m आगे आ जाएगा, m log x। तो ये जब log आगे आ जाएगा तो -6 log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, अभी बताया था मैंने, तो ये 1 रख देना। इतनी वैल्यू कैलकुलेटर से देख लेना, छोटी वैल्यू आए तो डायरेक्ट देख लेना, बड़ी वैल्यू आए तो इस तरीके से देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूं log की कोई वैल्यू वहां पर प्रॉब्लम नहीं करेगा। और जो ये क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये 2k डिवाइडेड बाई k था, तो ये कट गया तो log 2 आया, log 2 में 0.3010 आता है। तो सीबीएसई वाले बहुत परेशान ना हो, ये परेशान होने की जरूरत है यार, हम सीखेंगे फिर हम कैसे वैल्यू दे के रखेंगे, तो उनके में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आजकल वो क्वेश्चन में वैल्यू खुद ही लिख के देते हैं, या फिर जो छोटी मोटी वैल्यू होती है जो तुमको याद करनी है वो भी 2-3। अब 2-3 जिनको डाउट है समझ लो, मैं सब कुछ बता दे रहा हूं यहाँ पे कितना याद रखना है, केवल इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। log 10 इसकी वैल्यू 1, log 2 0.3010, log 3.4 समथिंग कुछ होता है, चेक कर लेना। log की 2-3 प्रॉपर्टी खाली यूज होती है, एक log x इंटू वाई, ये प्रॉपर्टी यूज होता है log x माइनस log y, इससे ज्यादा मैं यूज ही नहीं करता हूं केमिस्ट्री में। log x प्लस वाई, सॉरी, ठीक है, log x अपॉन y, तो ये कैसे टूटता है? log x माइनस log y में टूटता है। और उसी में एक प्रॉपर्टी है कि log x की पावर m, तो जो भी होता है वो आगे आ जाता है, m log x। और एक लास्ट याद रखो कि जब यहाँ जो बेस हो और जो वैल्यू लिखी है, जब दोनों चीजें मैच कर जाए तो इतने की वैल्यू 1 होती है। जैसे log 10, log का मतलब बेस 10 है ना, तो वैल्यू 1 आ गई, देखो। बस इतना log में याद रखना है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं याद रखना है, इससे ज्यादा तुम्हें सब कुछ बोर्ड में दिया होगा, मतलब एक भी शब्द की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। कौन सा बेटा हमने हंसी मजाक कर दिया बेटा, ये क्या नाम है, सृष्टि यादव, इनको हंसना होता है तो तुरंत कैमरा बंद कर देते हैं। हमको लगता है अगल बगल में वो कुछ चल रहे होंगे, सब जोक सुनाने वाले इनको सबको। ठीक है, बढ़िया, तुम लोग ऑफलाइन में आओ, हम भी बड़ा इंतजार कर रहे हैं बेटा, मिलो बेटा ऑफलाइन में तुम लोग। 4.8 के बाद अगले क्वेश्चन पे आ गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4.9, आधे करने बंद। 4.9 में क्या कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन 2HI गिव H2 प्लस I2, इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी है। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी EA को बोलते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है? 209.5 किलो जूल पर मोल। ठीक भाई, एक्टिवेशन एनर्जी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख लो जो दिया हुआ है भगवान का प्रसाद मान के। टेम्परेचर दिया है, कितना दिया है टेम्परेचर दिया गया है 58 केल्विन के जी। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन ध्यान दो, ये क्वेश्चन अच्छा है, कई बार ये बोर्ड में दिया गया है। ये बोर्ड में केवल दिया जाने का इकलौता रीजन है कि इसमें ये जो लाइन है, इस लाइन पे फोकस करो। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी या थ्रेशोल्ड एनर्जी। इस इतने की वैल्यू होता है E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये जो वैल्यू इतनी है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी की वैल्यू से इक्वल, या थ्रेशोल्ड नहीं होगा यहाँ, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल या उससे ज्यादा एनर्जी जो रखे हुए हैं मॉलिक्यूल, उनके जो फ्रैक्शन है वो इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इतने को। ये याद कर लेना, मैं इस पे इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं फिर से। क्यों इंपॉर्टेंट लगा दे रहा हूं? क्योंकि कई जगह पर टीचर क्या करते हैं, जब आपको फंसाना चाहते हैं
तो उस चक्कर में या तो ये क्वेश्चन दे देंगे कि भैया बच्चा कर ना पाए क्वेश्चन, या तो कभी कभी बोर्ड में भी 2-3 बार ये मैंने देखा हूं। तो ये चीज याद रखना कि इसमें ये चीज पूछी गई है। अब सर कहीं और कहीं जरूरत पड़ जाएगी, नहीं, बस यही एक जगह पर यूज हुआ है, बस इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। ये लास्ट लाइन का ये कीवर्ड है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट हैविंग एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ई की पावर माइनस ई अपन आर टी, ये उन फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये निकालना है। जब इतनी चीज तुमको पता चल गई तब निकालने में कोई खास उतना बड़ा इशू नहीं है। देखो क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सॉल्व करो। क्वेश्चन में यहां पर दिया, एक, हेलो सर क्लास ले रहा हूं अभी, उनको सूरज सर को फोन कर लीजिए, सूरज सर को फोन कर लीजिए, हम किसी से बात नहीं कर सकते ना। अब यहां पर मेरा अच्छा देखिए, ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी जो है उसकी वैल्यू जो है वो आपको निकालनी है। अब यहां पर वैल्यू देखो, ई की पावर ई ए की वैल्यू दे रखी है 209.5 किलो जूल, किलो जूल, अच्छा ये किलो जूल में दे रखा है, ओके। तो टेम्परेचर जो है वो तो तुमने केल्विन में रख रहे हो, कोई बात नहीं। पूछ क्या रहा है वो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक, बस यही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है इसमें, बस एक चीज का ये ख्याल रखना है कि अगर तुम इसकी वैल्यू ईए की वैल्यू किलो जूल में रख दिए, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, अगर तुम ईए की वैल्यू यहां पर 209.5 किलो जूल रख दिए पर मोल, ये तो ऐसी कंडीशन में फिर आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल नहीं रख सकते हो, ये जूल पर मोल पर केल्विन होता है, ये नहीं रख सकते हो, पर मोल पर केल्विन नहीं रख सकते हो। फिर इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैसे, 1000 से डिवाइड करके। तो 1000 से जब डिवाइड करोगे तो ये इतना आ जाएगा, इतना इतना ही आ जाएगा किलो जूल पर मोल पर, मतलब आर की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी, तब तुम्हारा सिद्धांत आएगा। मतलब जो तुम करना चाहो, या तो एक्टिवेशन एनर्जी को तुम जूल में कन्वर्ट कर लो, सभी लोग ध्यान दो, या तो एक्टिवेशन एनर्जी को जूल में कन्वर्ट कर लो 1000 से मल्टीप्लाई करके, या तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर लो, बस ये ध्यान रखना था, वही चीज में देख रहा था। तो अगर माना तुम इसको किलो जूल में ही रखना चाह रहे हो, रख लो, कोई बात नहीं। तो आर की वैल्यू यहां पर क्या रखोगे, 8.314 इंटू 10⁻³ किलो में, किलो जूल में रखोगे। और टेम्परेचर तो वही नॉर्मल केल्विन में होता है, तो वो दे ही रखा होगा 58 केल्विन। अच्छा, अब इतनी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। अब इतनी वैल्यू हम निकालने कैसे, तो इतनी वैल्यू को मान लो x, इतनी वैल्यू को क्या मान लो, x मान लो, निकालना है जब, ठीक है। तो भाई इतनी वैल्यू का मतलब ये x मान लिया तुमने, अब x कैसे निकालें, तो दोनों तरफ log ले लो, log कौन सा, बेस ई वाला लो। तो log जब बेस ई वाला लोगे तो log x आया, log x बेस ई वाला। देखना, देखिए इसकी कैलकुलेशन समझ लीजिए, बाद में प्रॉब्लम करेगा तो हमसे दोबारा ना पूछिएगा। तो यहां पर log बेस ई वाला दोनों साइड ले लिया, और इधर भी log बेस ई वाला दोनों साइड ले लिया, 209.5 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 581। अब ये पावर आगे आ जाएगी, और देखो ये पावर आगे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, log e की पावर x इक्वल टू, ये चीज आगे आ गई 209.5, और जो ये वैल्यू थी ये चीज पूरी की पूरी देखो कहाँ आ गई, आगे आ गई। ये आगे जाने के बाद यहां बचा क्या, log e विद e, इसकी वैल्यू 1 अभी मैंने बताई थी, कितनी होती 1। अब इतनी आ गई, अब x बराबर क्या निकालें, अब x बराबर क्या जाएगा, एंटी लॉग। अच्छा, जिन लोगों को कैलकुलेशन अभी इसमें भी ध्यान रखो, ये तो बेस ई वाला लिया था तुमने, अब इसको बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो तुम लॉग लेते हो, अगर कैलकुलेटर यूज करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भाई कैलकुलेटर में तो बेस ई बेस 10 दोनों यूज हो जाता है। लेकिन अगर तुम बेस ई में सॉल्व कर रहे हो तो कैलकुलेटर काम चल जाएगा, लेकिन अगर कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे हो तो वैल्यू बेस 10 में दे रखी होती है। तो कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है 2.303, 2.303। अब देखो ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, और उधर की वैल्यू तो गायब भी हो गई है। 209.5 डिवाइडेड बाई 8.314 इंटू 10⁻³ इंटू 581। अब इसको इधर भेज दिया, जब उधर भेज दिया तो x बराबर कुछ वैल्यू निकली, x बराबर कुछ वैल्यू निकलेगी डिवाइड करने पे, x बराबर नहीं, log x बराबर, और बेस 10 वाला। अब जैसे इस लॉग को उधर भेजोगे तो क्या जाएगा, एंटी लॉग, एंटी लॉग, और एंटी लॉग जैसे लोगे सॉल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। अब एंटी लॉग सर कैसे ले, एंटी लॉग लेने के लिए जिनका कैलकुलेटर जिनके पास है, तो कैलकुलेटर में क्या करना होगा कि तुम्हें बस केवल और केवल 10 की पावर होगा उसमें, देखना एक 10 की पावर होता है, ठीक है। तो उस 10 की पावर को दबाओगे तब वैल्यू रखोगे तो एंटी लॉग आ जाएगा।
और जो बोर्ड के बच्चे होंगे सीबीएसई वाले, उनके में वैल्यू दे रखी होगी एंटी लॉग की। ये जब पूरा सॉल्व करोगे ना, इतना सॉल्व करोगे, देखोगे इतनी ही वैल्यू दे रखी होगी न्यूमेरिकल में, जो भी यहाँ जरूरत पड़ रही होगी। तो इसको ऐसे करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसकी कैलकुलेशन में भी एक तो अच्छी चीज है, कैलकुलेशन में भी एक बड़ा रोल है, और प्लस साथ ही साथ में वो टर्म जो है, वो टर्म भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कितना टर्म कैसे क्या आएगा। मैं इसको बता दे रहा हूं, बगल में मेरे पास आंसर भी है, ठीक है। तो मैं इसका बता दूं क्या आएगा। देखो, ये जब पूरा सॉल्व करोगे तो log x बराबर ही आएगा माइनस का 18.8323, ये लगभग इतना आएगा, ठीक। x बराबर क्या करोगे, एंटी लॉग, जैसे x बराबर एंटी लॉग लोगे तो एंटी लॉग ऑफ माइनस का 18.8323 इतना आ जाएगा। एंटी लॉग लेना भी मैं सिखाऊंगा, अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर बना रहेगा वीडियो, जब बार बार जरूरत पड़े तो देखते रहो। एंटी लॉग में जनरली होता क्या है, जिन लोगों ने कभी सीखा होगा, तो जो भी डेसिमल के आगे होता है वो 10 की पावर में चला जाता है। थोड़ा थोड़ा तो हिंट दे ही दे रहा हूं, जिससे थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाए। जो भी डेसिमल के आगे होता है वो पावर में चला जाता है 10 की, तो ये 10 की पावर -18 आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर। और तुम्हें एंटी लॉग में वैल्यू कितने की देखनी है, 0.8323, इतने की वैल्यू एक टेबल आती है उसमें देखनी होगी। इतने की वैल्यू जो होगी वो देख के जब वैल्यू लिखोगे तो आपके सामने प्रॉपर आंसर कुछ सॉल्व होकर निकल के आ जाएगा। अदरवाइज जब तुम कैलकुलेटर यूज करोगे नॉर्मल, तो आप खाली यही वैल्यू लिखोगे कैलकुलेटर में, एंटी लॉग ऑफ दिस, और आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हिंट देखो, हिंट नंबर एक, पहले हिंट क्या निकल के आई कि ये जो मॉलिक्यूल है वो इनको कहते हैं, E/RT को। अब जब वैल्यू रखे तो इसमें दूसरा जो हिंट निकला वो क्या निकला, दूसरा हिंट ये है इसमें कि इसमें E एंड R की जो यूनिट है सेम रखो, या तो दोनों जूल में रखो या तो दोनों किलो जूल में रखो, ठीक है। फिर तीसरा रूल नंबर थर्ड, कि पहले आप क्या करो, बोथ साइड लॉग ले लो, बोथ साइड लॉग लेके, मतलब पूरी वैल्यू को, जिसकी वैल्यू निकालनी है उस पूरी वैल्यू को x मान के दोनों साइड लॉग ले लो, और तब इसको सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। इस पे आप टिक कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है, आपके काम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैं आज अटेंडेंस एक लूंगा जरूर। ये जो पढ़ाने लगता हूँ तो आधे बच्चों की हवा नहीं लगती है, चल गायब होने लगते हैं। 41 थे, 34 बचे हैं अभी, जबकि क्वेश्चन 9 कराए हैं खाली। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन। अब आ गए हैं सीधे एक्सरसाइज पे। आपके इंटेक्स के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। इंटेक्स के क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद अब हम सीधे एक्सरसाइज पे आ गए। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिएगा। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, डिटरमाइन देयर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड डायमेंशन ऑफ द रेट कांस्टेंट। मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नहीं करा ही देता, कुछ करा दूंगा तो वहां पर कम से कम पूरे हो भी जाएंगे, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। फॉर द रेट ऑफ एक्सप्रेशन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ठीक, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो निकाल ही लोगे, तो दिख ही रहा है इसमें पहला क्वेश्चन तो कुछ ही नहीं। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है, ऑर्डर 2 है। इसमें ऑर्डर कितना है, दिख ही रहा है, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 ऑर्डर। इसमें ऑर्डर कितना है, 3/2 फ्रैक्शन भी हो सकता है ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर कितना, पावर 1 है तो ऑर्डर 1। तो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन ऑर्डर आप बता ले जाओगे, ठीक है। जो भी रिएक्टर में प्रोडक्ट की पावर होती है उनका सम जो होता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। 4.1 के बाद क्वेश्चन नंबर 4.2। ये क्वेश्चन भी मैं इसको पर्सनल लेवल पे पसंद करता हूँ। इस न्यूमेरिकल को मैं पर्सनल लेवल पे पसंद करने का रीजन क्या है, इसका जो सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट जितना आसान है दूसरे पार्ट में उतना ही ध्यान देना है, इसलिए इसको मैं थोड़ा अपने लेवल पे, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है न्यूमेरिकल। एक बार न्यूमेरिकल सभी लोग पढ़िए, कई बार पेपर में मैंने देखा भी है क्वेश्चन देते हुए लोगों को सेकंड पार्ट में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, लगेगा बड़ा आसान क्वेश्चन है। सभी लोग क्वेश्चन पढ़िए। मृदुल, छत पे नहीं लिखा हूं क्वेश्चन, स्क्रीन में है, या तो स्क्रीन छत पे लगा दी हो क्या? अच्छा, अच्छा ऊपर हो गया क्या ये, रुक जाओ। अब दिख रहा है भाई? हाँ सर। हाँ पढ़ो। फरहान, सो क्यों रहे हो? शर्म नहीं आ रही, कैमरे में सो रहे हो? अरे बेटा, नींद पूरी मार दिए।
हम देख रहे थे कैमरा में, तुम सो रहे थे, नींद में ऐसे 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 कर रहे थे, मुस्कुरा भी रहे थे। चलो देखो, अब क्वेश्चन अगला। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन तो पढ़ा होगा थोड़ा। अब 2a + b गिव a to b। जब भी कोई क्वेश्चन करना हुआ करे तो क्वेश्चन को पहले पढ़ो। ये दिया है रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का भाई रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। चलो बहुत बढ़िया। ऑर्डर पूछा होता तो 3 बोल देते, लेकिन वो पूछा नहीं है क्वेश्चन में। के की वैल्यू दे रखा है, बढ़िया है। के की वैल्यू जो दे रखा है हमने लिख लिया 2 × 10⁻⁻6 मोल -2 लीटर की पावर सेकेंड इनवर्स। क्या कोई बता पाएगा ये कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है? देखिए कौन बता पाएगा। या तो यहां से बता लो थर्ड ऑर्डर की, हाँ, या तो यहां से बता लो, हाँ, या तो यहां से बता लो, या तो लीटर की पावर +1 करना सिखाया था मैंने, 2 ऑप्शन थे। अब कह रहा है इनिशियल रेट, पहला पार्ट देखो, कैलकुलेट द इनिशियल रेट। तुम इनिशियल रेट निकालो, इनिशियल रेट निकालो, और कब? जब ए की वैल्यू कितनी हो 0.6 0.1 यूनिट जो भी है। तुम पूरा लिखोगे, ऐसा नहीं कि हम छोड़ देना, लिख दे, नहीं तो जो टीचर लिखेंगे हम वही लिखेंगे, यही होने लगता है ना। 0.2 यूनिट पूरी लिखोगे, मोल पर लीटर इतना दिया है। तो इनिशियल रेट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला लिख दो, R = K, फिर से लिखो a b की पावर 2, सारी वैल्यू जो दे रखी है वो निकाल लो। k की वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁻6। a का कंसंट्रेशन कितना जब है 0.1, b का कंसंट्रेशन कितना है 0.2, सारी वैल्यू रख दो, रेट बराबर निकल के आ गया। और रेट की यूनिट आपको पता है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, यूनिट हर जगह लिखोगे। तो पहले पार्ट में कोई बहुत बड़ा रोल था ही नहीं, मतलब पहला पार्ट मैंने पहले बोला था कि बहुत आसान है, कोई समस्या ही नहीं है। तो तुमने वैल्यू रखा, फॉर्मूले में खाली वैल्यू रखा था, आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में जब तुम आए तो सेकंड पार्ट में देखा क्या तुमने, R = K a b की पावर 2 कह रहा है। अब रेट निकालो जब a जो है वो रिड्यूस टू, a जो है वो रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर हो। बी के बारे में तो बोला ही नहीं है, तो क्या कोई बता सकता है कि ए और बी कैसे निकलेगा? चलिए मैं करो, कोई हिंट हो तो बताओ, नहीं तो मैं करूं। सर ये जब हम हम्म इससे देखो थोड़ा मतलब थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। देखो ये करा कि इनिशियली देखो ए कितना था, इनिशियली ए था 0.1, मतलब 0.10 लिख देते हैं। इनिशियली बी कितना था, इनिशियली बी कितना था 0.20 था। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, ऐसे समझो। कह रहा है कि जब ए इतना बचे रिड्यूस टू दिस, तो चलो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि ए की वैल्यू तो हम इतना लिख ही सकते हैं कि एज रिड्यूस टू दिस, मतलब ए की वैल्यू कितनी बचे 0.06, उस समय रेट निकालना है। तो ए की वैल्यू तो दिया है, लेकिन उस समय बी कितना बचेगा वो निकालना पड़ेगा। तो कई बच्चे गलती में क्या करते हैं कि बी शुरू में था 0.20 और उसमें से वो 0.06 घटाने लग जाते हैं कि जितना ये है उतना, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहां ध्यान दो, अगर रिएक्शन पे ध्यान दो, जितना ए कंज्यूम होगा बी उसका आधा ही कंज्यूम होगा। कोफिशिएंट पे ध्यान दो, बी जितना यूज होगा ए उसका डबल नहीं यूज हो रहा है। कोफिशिएंट के हिसाब से देखो भाई, अगर बी माना 5 कम हो रहा होगा तो ए 10 कम हो रहा होगा, बी अगर 50 कम हो रहा है तो ए 100 कम हो रहा होगा, कोफिशिएंट की बेसिस पे। ये पॉइंट बहुत अच्छा ध्यान देने लायक है, क्योंकि जो जिस हिसाब से रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन का फॉर्मेट देखो, बी का जितना अमाउंट लग रहा है ए का अमाउंट उसका डबल लग रहा है। तो अब देखो पहले ये देखो बी यूज कितना हो रहा है, देखिए बी कितना बचा, हमें ये देखना है कि बचा कितना। ए कितना बचा है वो तो डायरेक्ट दे रखा है, वो डायरेक्ट दिया है कि ए जो है रिड्यूस टू दिस, ए इतना फाइनली बचा है, तो ए तो डायरेक्ट दे रखा है। अब बी कितना बचा है 0.1 देख लेता हूं। अब बी कितना बचा है इसको निकालने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि ए यूज कितना हुआ है। तो ए यूज कितना हुआ, देखो ए कितना यूज हुआ है, ए पहले जितना था और जितना अब बचा है, तो ए यूज कितना हुआ है 0.04, इतना ए यूज हुआ है, इतना ए यूज हुआ है। अब रिएक्शन क्या कहता है कि ए जितना यूज होगा, तो यहां पर ध्यान दो, रिएक्शन ये कहता है कि ए जितना यूज होगा
बी उसका आधा ही यूज होगा। तो अगर ए इतना यूज हुआ है तो बी इसका आधा यूज हुआ होगा, तो मतलब बी यूज कितना हुआ होगा, बी यूज हुआ होगा 0.02। अब बी अगर 0.02 यूज हुआ होगा तो बचा कितना होगा, बी फाइनल कितना होगा, बी फाइनल हो जाएगा 0.20 में से 0.02 घटाओ, मतलब 0.18। ये आया देखो, ये है फाइनल बी और ये है फाइनल ए। अब जब तुम फॉर्मूला में रखोगे तो फॉर्मूला में ये वैल्यू रखोगे, फाइनल ए कितना बचा और फाइनल बी कितना बचा। तो यहां पर फाइनल बी की वैल्यू निकालनी होती है, बस यही सबसे बड़ा रोल है, फिर आप आंसर कर ले जाओगे। ये क्वेश्चन मैं देखता हूं कि अच्छे बच्चे भी बहुत बार गलती करते हैं। बार बार इसको देखो, समझो कि मैं क्या क्वेश्चन कह रहा हूं। मैं जानबूझ के एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया हूं जिससे इसको तुम प्रॉपर समझ पाओ। ये नहीं है कि एनसीईआरटी कहीं सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो बाद में प्रॉब्लम समझ में ना आए। क्वेश्चन अच्छा है, एक ये क्वेश्चन मुझे ज्यादा अच्छा लगता है एनसीईआरटी का, और एक पिछला वाला जो क्वेश्चन था फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाला। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं 2 मिनट का टाइम देख रहा हूँ, प्रॉपर देख लो कैसे क्या है, लैंग्वेज क्या कह रहा था। पहला पार्ट देखने की जरूरत नहीं, सेकंड पार्ट देखो। चलिए अब एक बात ध्यान सुनिए सभी लोग। अभी मैं एक काम करूंगा कि अभी मैं जितने भी बच्चे हैं सबको कॉल करवा लूंगा, अटेंडेंस में स्क्रीनशॉट ले रहा हूं। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी बच्चे हैं मैं सबके घर पे अभी बात करा लूंगा कि भैया क्या कैमरे का इशू है। सबसे पहले एक लिस्ट बनवा लेंगे, उसके बाद अगर किसी की भी नौटंकी मुझे डेली देखने को मिली, आप अपने यहाँ अगर वाईफाई नहीं काम कर रहा है प्रॉपर तो आप 500 GB पर सेकंड का लगवाओ, डजंट मैटर। ठीक, आप रिक्वेस्ट करके अपने यहाँ टावर घर पे लगवा लो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, तो वो बेटा तुम चिंता मत करो, जब पेरेंट्स बात करेंगे ना कहेंगे टावर तो हम इनके लगा दे रहे हैं अभी, तो वहां थप्पड़े थप्पड़ सीधे सीधे नेटवर्क तुम्हारे दोनों कानों से आएगा। ये एक बात नंबर एक। बात नंबर दूसरा कि इसके बाद सभी लोग ये बिना होमवर्क किए, होमवर्क चलो मैं अगले दिन के लिए दे दूंगा, अभी के तौर पे तुम पहले सारे फॉर्मूले याद करके आओगे, सारे पूरे देख के कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं, बुक से सारे फॉर्मूले एक बार देख लेना कहाँ कहाँ क्या है। लेक्चर्स जितने पढ़े हैं और जिसमें डाउट हो एक बार सारे लेक्चर पूरा प्रॉपर देख लेना। नेक्स्ट क्लास में मुझे इस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, क्योंकि आपको समझ में तभी आएंगी चीजें। प्रैक्टिस में केवल इसलिए नहीं कराता हूं कि जब मेहनत करोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो अगली क्लास में आपका 10 मिनट में जो पहले मॉलिक्यूलरिटी वाला टॉपिक बचा है 10 मिनट लगेगा, उसको निपटाऊंगा, फिर तुरंत पूरी जितनी भी क्वेश्चन बचे हैं वो सारे कंप्लीट कर दूंगा। तो अगली क्लास में केमिकल काइनेटिक्स वाला मुझे कोई प्रॉब्लम अगली बार से चाहिए नहीं। उम्मीद करता हूं कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी।